सो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। गाइस, चैप्टर का नाम है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आपकी 11th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर जिसे हम लोग जनरली बैकबोन भी बोल सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बैकबोन का मतलब क्या होता है कि अगर ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म है। ओके, सो दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको दो एलिमेंट्स या दो एटम्स के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन वाली सारी ऑब्जर्वेशंस दिखाई देंगी। और बॉन्ड फॉर्मेशन कितनी वैरायटीज का होता है, किस तरह से होता है, और उनसे बनने वाला मॉलिक्यूल और उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग फिजिकल, केमिकल, एवरीथिंग हम लोग इस चैप्टर के अंदर एनालाइज करते हैं। ओके, सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ओके, सो अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। जस्ट सपोज के मेरे पास कोई एक एटम है लाइक दिस। इस एटम का नाम है ए एंड मेरे पास यहां कोई दूसरा एक एटम है। इस एटम का नाम है बी। ओके, सो आप मान के चलिए कि एटम ए और बी को आपस में कोलैबोरेट करना है और कोलैबोरेशन इस तरीके से हो कि बिल्कुल स्टेबिलिटी गेन होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? बट अब एटम तो बिल्कुल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। एटम के बीच में ग्रेट डिस्टेंस है। एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कैसे करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए? हमें सबसे पहले इनिशियल स्टेजेस को कवर करना होगा। हमें सारी की सारी स्टेजेस क्लियर करनी है। बिल्कुल जितनी भी हमारे पास आप मान के चलिए कि एरर्स होती हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, तो हमें सब कुछ कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से। ओके, इंट्रोडक्शन। आपकी स्क्रीन के सामने बुक की फॉर्म में, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि स्क्रीन पर आपको जो भी दिखाई देगा सब कुछ थ्योरेटिकल लैंग्वेज में दिखाई देगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कंसेप्ट को अपने कॉमन सेंस और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से समझें। ओके, तो जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे जो भी दिखाया जा रहा है उसे आपको रटना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जेई के और नीट के जिन्हें लगता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप कॉमन सेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर के कॉम्बिनेशन से कंसेप्ट को समझने की एबिलिटी रखते हैं देन डेफिनेटली आपको रट्टाफिकेशन वाली प्रोसेस पे जाना ही नहीं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली एक चीज बताना चाहता हूं। फर्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन के सामने अवेलेबल है। यहां लिखा हुआ है एटम्स आर मोर रिलेटिव देन मॉलिक्यूल। मैं सबसे पहले तो आपको एक मॉलिक्यूल और एटम के बीच का डिफरेंस क्लियर कर देना चाहता हूं। ओके, एटम भैया हमारा होता है ये, लाइक मान के चलिए कि ये हाइड्रोजन का कोई एटम है। अब एक एटम आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर कोई दूसरा एटम नहीं है और ना ही हाइड्रोजन ने किसी और से बॉन्ड बनाया हुआ है। ये सिंपल सा हाइड्रोजन एटम है। ओके, लेकिन मैं अब आपको H2 का मॉलिक्यूल दिखाऊंगा। ये एक एटम और ये दूसरे एटम जिसने कोलैबोरेशन किया हुआ है। ठीक है, ये भी आपका हाइड्रोजन का एटम, ये भी आपका हाइड्रोजन का एटम है। ओके, तो इसे क्या कहूंगा मैं? दैट इज माय मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मेरा मॉलिक्यूल है और ये मेरा एटम है। सो आई गेस कि अब आप लोगों को एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। मॉलिक्यूल वर्ड कब यूज में लिया जाता है? जब आप देख रहे हो कि एटम और एटम कोलैबोरेट कर रहे हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं और एक सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। बट एटम जो है बिल्कुल सिंगल स्टेट में पड़ा हुआ है। ओके, ना ही ये किसी अदर एटम को अप्रोच कर रहा है। ओके, बिल्कुल सीधा सिंपल इंडिपेंडेंट अवेलेबल है। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं यहां पर कि एटम्स आर मोर रिलेटिव देन मॉलिक्यूल। ओके,
यानी कि एटम की रिलेटिविटी, ठीक है, एटम्स की रिलेटिविटी अगर मैं मॉलिक्यूल से कंपेयर करूं तो वो ज्यादा है, ठीक है। सो एटम्स आर मोर रिलेटिव देन मॉलिक्यूल बिकॉज दे हैव हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये जो एटम दिखाई दे रहा है, इसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा है किससे? मॉलिक्यूल की एनर्जी से। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे हम लोग कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो एटम्स आर मोर रिलेटिव देन मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन एटम इज मोर रिलेटिव देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बिकॉज हाइड्रोजन एटम हैविंग more energy than hydrogen molecules energy. Okay, now थोड़ा और आगे इसको बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू अटेन स्टेबिलिटी एटम ऑफ द मॉलिक्यूल अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन। आप देख रहे हैं यहां पर हम लोग धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे यह कहा जा रहा है कि एटम जो है, ठीक है, यहां पर मैं सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। एटम जो है, पहली बात तो ये कि मोर रिलेटिव है देन मॉलिक्यूल, मोर रिलेटिव है किसके कंपैरिजन में? मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, ठीक है। देन एटम्स हैविंग हायर एनर्जी देन मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम्स हैविंग हायर एनर्जी देन मॉलिक्यूल, ठीक है। देन अभी मैं इनको अनस्टेबिलिटी की कैटेगरी में डाल सकता हूं बिकॉज ऑफ हायर एनर्जी, बिकॉज ऑफ मोर रिलेटिव, ठीक है। इन्हें मैं अनस्टेबिलिटी की कैटेगरी में डाल सकता हूं। अनस्टेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू, समझ गए होंगे आप किसके बारे में बात कर रहा हूं? मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में एटम मोर रिलेटिव, एटम हैविंग हायर एनर्जी, एटम इज अनस्टेबल एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम्स जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जैसे ही बॉन्ड बन जाता है तब वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, और स्टेबिलिटी के साथ साथ एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और हमारा बॉन्ड हमें तैयार मिलता है, रेडी मिलता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसे और अच्छे से भी समझाऊंगा मैं। जस्ट सपोज कि मेरे पास अभी हाइड्रोजन का एक एटम है और मेरे पास क्लोरीन का एक एटम है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? हाइड्रोजन का एक एटम है और एक एटम मेरे पास क्लोरीन का है। मान के चलिए कि ये मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है लाइक दिस, और ये मेरे पास एक क्लोरीन का एटम है, ठीक है, लाइक दिस। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखूं तो क्या है गाइस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। वही मैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो क्या है? सॉरी, नॉट 2, ठीक है, 3s2 3p5, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यहाँ क्या होगा? बेसिकली हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, ठीक है। कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? जो कि अनपेयर्ड है, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ले रहा है। ओके, सो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेट करेंगे, और इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अभी मैं बात कर रहा हूं यहां पर एटम्स की,
मेरे पास अवेलेबल है हाइड्रोजन का एटम और मेरे पास अवेलेबल है क्लोरीन का एटम। मैं बोल सकता हूं बोथ एटम्स आर मोर रिलेटिव, ठीक है, बोथ एटम्स हैविंग हायर एनर्जी, both atoms are unstable as of now, but when they approach each other and create a bond by sharing their electrons, and hydrogen will cover its duplet and chlorine will complete its octet, then this kind of molecule will form it. Okay, आपका इस तरीके का मॉलिक्यूल बनेगा। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन ने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया है, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए हैं। अब हाइड्रोजन का मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का डुप्लेट बन चुका है और क्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट बन चुका है। नाउ मैं बोल सकता हूं क्या, इस पूरे सिस्टम में आपको क्या क्या नजर आएगा? अब स्टेबिलिटी, ठीक है, लोअर एनर्जी, ओके, लोअर एनर्जी भी नजर आएगी और आपको यहाँ पे पूरी तरीके से सिस्टम स्टेबल मिलेगा। ये है बॉन्ड फॉर्मेशन की कहानी। ओके, इसे और भी अच्छे तरीके से मैं कैसे समझा सकता हूँ, मुझे ना स्पेस की जरूरत है इसलिए पिछली स्लाइड पे वापस चल रहा हूँ, ठीक है। अब जस्ट सपोज मान के चलिए कि भाई आपने किसी को देखा, ठीक है, आपने किसी को देखा और वो था कौन? समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? ठीक है भाई, आपने किसी को देखा, ओके भाई, यहां पर है आपकी फीलिंग्स। कहाँ है आपकी फीलिंग्स? ये छोटा सा आर्ट यहां बना देते हैं। मैम के पास भी अपनी फीलिंग है, ठीक है, मैम के लिए हार्ट यहां बना देते हैं। भाई इसकी फीलिंग्स जो है वो एक्चुअली आप इसे समझिए कि एटम का इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाना चाहता है, एटम का इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाना चाहता है, जब फीलिंग्स से फीलिंग्स टकराएंगी तब जाके बॉन्ड बनता है। आपको तो पता ही होगा, बहुत माहिर इंसान हो आप लोग तो। है ना? आपको करना क्या है? अट्रैक्ट, समझ में आ रही मेरी बात? तब जाकर कहीं ना कहीं आप इस फॉर्मेट पे आते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट पे आते हैं, इसे कहते हैं मॉलिक्यूल। एक एटम हमारे पास है, एटम ये हमारे पास है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। फिर मॉलिक्यूल हमारे पास तैयार होगा, लोअर एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी। समझ में आ रही मेरी बात? लोअर एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी। अभी भाई आपके पास हायर एनर्जी है, मैम के पास हायर एनर्जी है, ओके, आप अनस्टेबल हैं, मैडम अनस्टेबल हैं, दोनों की फीलिंग टकराएंगी, दिल से दिल मिलेंगे, तब हमारे पास कुछ इस तरह के फूल खिलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा फंडा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या लिखी हुई है? When two atoms approach each other, जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तब वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगती है। समझ रहे होगे अब आप? भाई ये आपकी मैडम, ये भैया, पहले अपन एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं बाबू, वो उसको सोना बोलेंगे। ये अपने लिए क्या है भैया? बाबू है, ठीक है। अब अपन अब सोना बनाएंगे, ठीक है। नाम क्या भाई इसका? सोना। ठीक है, बाबू एटम, सोना एटम, ठीक है। When two atom approaches each other, जब ये अपने को, ये एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं यार? अप्रोच करना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये एक दूसरे को अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगी रही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगती है, ठीक है। फोर्स ऑफ रिपल्शन कौन है पता है आपको? पेरेंट्स ऑफ बाबू सोना। ठीक है, माँ बाप रोक रहे हैं, बंदे के भी बंदी के भी, ठीक है। तो जहां एक तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, वहीं दूसरी तरफ फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग रही है, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन जीतेगा कौन? जीतेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि प्यार हार जाए। ठीक है, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि प्यार हार जाए। तो मॉलिक्यूल बनेगा ही बनेगा, बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन को कम होना पड़ेगा और वो होके रहेगा, ठीक है। माँ बाप भी मानेंगे, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ठीक है। सो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, जब फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों लगती हैं तो किस तरीके से फोर्स ऑफ रिपल्शन लेस डोमिनेटिंग हो जाती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर डोमिनेटिंग बन जाती है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, हम लोग सब बढ़िया तरीके से एनालाइज करेंगे, ठीक है। जरा इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, एवरी केमिकल बॉन्ड विल बी एसोसिएशन विथ डिक्रीज इन एनर्जी। यानी कि भाई सीधी सिंपल सी बात है, ये कौन? अपने पास बाबू है अपना, ठीक है। ये कौन है अपना? ठीक है, ये वही हो गया बाबू सोना रोना धोना, जब ब्रेक होगा बॉन्ड तब अपन पढ़ेंगे। तो सीधी सिंपल सी बात है कि एवरी केमिकल बॉन्ड विल बी एसोसिएशन विथ डिक्रीज इन एनर्जी। भाई अभी इसकी कोई एनर्जी है, फिर इसकी कोई एनर्जी है, जब ये आपस में केमिकल बॉन्ड बनाएंगे तो ये कैसा दिखेगा यार? बेसिकली मेरे ख्याल से इसे ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है ना। ये बन गया आपका केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है आपकी। कम क्यों हो रही? क्योंकि आप स्टेबल हो रहे हो, ठीक है ना। अभी खुले सांड जैसे घूमते रहते हो, तो कोई दिख जाएगी, बॉन्ड बनाओगे, स्टेबल हो जाओगे, एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है ना सराउंडिंग में, जब तुम्हारा बॉन्ड बनेगा तो तुम सराउंड में क्या करोगे भाई? कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करोगे, चिल्ला चिल्ला बताओगे हाँ पट गई मेरे से, ठीक है ना। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहे हो वही आपका डिपेंड करता है कि केमिकल बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। इसको आगे चल के देखते हैं। यहां पर मैं अच्छे से समझाता हूं। जब सपोज कि कोई एक एटम है, दूसरे एटम के साथ उसने केमिकल बॉन्ड बनाया, तो ये जो पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं, इस पार्ट को पहली बात तो मैं क्या बोलूंगा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो सराउंडिंग में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को क्या कहा जा रहा है? बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। इसी से डिफाइन होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसी से डिफाइन क्या होती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ से ही आप क्या बोलते हो? यहां पर क्या बोलते हो? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, ये कहानी है। तो अब आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा किसके बीच? डिस्टेंस वर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है। डिस्टेंस और दो एटम। अब हम लोग बात करते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है ना। किस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग के केस में? जस्ट सपोज भाई आपके पास कोई एक एटम है लाइक दिस और कोई दूसरा एटम है लाइक दिस, ठीक है। भाई एक एटम का ये रहा आपके पास न्यूक्लियस, दूसरे एटम का ये रहा आपके पास न्यूक्लियस। ये रहा पहले एटम का इलेक्ट्रॉन, ये है दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में। मैंने यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल ही दिखाया हुआ है। मान के चलो कि ये है एटम ए और ये है आपके पास एटम बी। तो यहाँ पर अब अट्रैक्शन किस किस के बीच में होगा और रिपल्शन किसके बीच में होगा, पहले ये बात अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिपल्शन की। तो भाई पहले एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है। सीधा सीधा मैं यहां पे लिख लेता हूं रिपल्शन, ठीक है।
फिर पहले एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल्शन। ओके, देन अब हम लोग बात करेंगे आगे की कहानी की। आगे की कहानी कैसे देखेंगे यार, यहां पे कि पहले एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, यहां पे अप्रोच। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं यहां पे लिख देता हूं मैं अट्रैक्शन। और पहले एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच क्या होगा, यहां पर अट्रैक्शन होगा। यहां पर भी सीन क्या है, अट्रैक्शन का। समझ में आ गया होगा अब आपको। ठीक है, किस तरीके से मैं यहां समझाना चाह रहा हूं, आई थिंक समझ में आ गया होगा। दो एटम्स हैं, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रही है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग रही है। अट्रैक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, पहले एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच। ठीक है, सिमिलरली पहले एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच। ठीक है, अब रिपल्शन किस किस के बीच में हो रहा है, पहले एटम और दूसरे एटम के न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। ये कहानी एकदम क्लियर है आप लोगों को। तो यहां पे मैं सीधा सीधा सिंपल सा एक चीज समझा सकता हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले एटम का और इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, इन दोनों के बीच क्या होने वाला है, रिपल्शन। ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में क्या होने वाला है, यहां पे रिपल्शन। अट्रैक्शन आपको कहां देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से आपको देखना है यहां पे, तो एक पूरी प्रॉपर समरी में यहां पे आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगा। ठीक है, समरी इस तरीके से है कि भाई तुम्हारे पास दो एटम है, दो एटम में से अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं, ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वाली कहानी, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वाली कहानी। ठीक है, वहीं अगर मैं रिपल्शन की बात कर लूं, रिपल्शन की कहानी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये समरी इस तरीके से आप देख सकते हैं।